पिछले 2 हफ्तों में नोएडा और मानेसर का मजदूर आंदोलन बस वही नहीं थमा, बल्कि एक लहर बनकर उत्तर भारत के कई इलाकों और फैक्ट्रियों तक पहुंच गया है। हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड के दर्जनों फैक्ट्रियों तक ये आंदोलन तेजी से फैल रहा है। लेकिन मुख्यधारा का मीडिया वो तो अभी भी 13 अप्रैल की तारीख पर ही अटका हुआ है। मीडिया के साथ सरकारी अधिकारी और पुलिस अफसर नए सबूत, मास्टरमाइंड, सरगना, पाकिस्तान कनेक्शन और साजिश को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए ताकि असली मर्ज को छिपाया जा सके। मजदूर संगठनों और वकीलों का कहना है कि प्रदर्शनकारी मजदूरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई हैं, वो न केवल बहुत गंभीर हैं, बल्कि उन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया है। मजदूरों के परिवार अभी भी जानकारी के इंतजार में थानों के बाहर बैठे हुए हैं। कई कानूनी धाराओं के नतीजे बेहद डरावने हैं, जैसे कि धारा 109(1) के तहत 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है और ये सजा उम्र कैद तक भी जा सकती है। आखिर मजदूरों की मांगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सरकार, कॉरपोरेट और मीडिया का गठजोड़ उनकी आवाज दबाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है? एक बड़ी बात यह है कि जो मामला मजदूरों के हक और लेबर से जुड़ा था, उसे तुरंत एक क्रिमिनल केस बना दिया गया है। 27 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने आनंद फानन में डीसीपी इंडस्ट्रीज का एक नया पद ही बना दिया। वजह बताई गई कि इससे फैक्ट्री मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी, पर यह बात समझ से बाहर है कि मजदूरों के मसलों के लिए पुलिस की क्या जरूरत है, जबकि इसके लिए पूरा श्रम मंत्रालय बना हुआ है, लेबर कोड मौजूद है और राज्य सरकारों के अपने लेबर डिपार्टमेंट भी हैं। सिविल और क्रिमिनल मामलों के बीच का अंतर हमेशा से बहस का विषय रहा है, लेकिन इस केस में कोई बहस नहीं हुई। मजदूरों के सवाल को सीधे सीधे पुलिस और जेल का मामला बना दिया गया। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ कंपनियों या राज्यों तक नहीं, बल्कि अलग अलग सेक्टरों तक फैल गया है। भले ही न्यूज में सिर्फ नोएडा की बात हुई हो, लेकिन राजस्थान के चौपानकी में बीकेटी टायर्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज और श्रीराम फाइबर्स के मजदूर हड़ताल पर हैं। नीमराना में जापानी कंपनी हिताची के मजदूर सड़क पर हैं, तो टपकूड़ा में भगवती प्राइवेट्स और बीस्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड में भी काम बंद है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसन और रुद्रपुर में टाटा एएसएल के मजदूर भी धरने पर बैठे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 6 में शिवालिक प्रिंट की 3 यूनिट और पंजाब के बठिंडा में स्पोर्ट्स किंग की हड़ताल से तो पुलिस ने 350 मजदूरों को उठा भी लिया है। इन सब जगहों और इनके आगे भी विरोध की आवाज पहुंच गई है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा सबूत यही है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर अलग अलग राज्यों में एक साथ उभर कर आया। क्या आपको लगता है कि कोई एक सरगना इतने बड़े इलाके में एक साथ हड़ताल करवा सकता है, या फिर ऐसा बोलना ही असली साजिश है? विरोध की पहली लहर जनवरी में ही सोनभद्र, बरौनी और पानीपत से ही शुरू हो गई थी। 1 अप्रैल से मानेसर और नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में इस लहर ने विराट रूप ले लिया। इसकी वजह समझने के लिए हरियाणा को देखते हैं। 8 अप्रैल को वहां मजदूरों का न्यूनतम वेतन करीब 11,200 रुपए से बढ़कर 15,220 रुपए किया गया। ये बढ़ोतरी 2015 के बाद पहली बार हुई है और ये भी सरकारी नीतियों के हिसाब से काफी कम है। इसी के तुरंत बाद नोएडा के मजदूरों ने भी वेतन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका वेतन 2012 के बाद से बढ़ा ही नहीं था और 11,000 रुपए पर ही अटका हुआ था। जब मुख्यधारा के मीडिया ने 3 महीने तक कोई खबर नहीं दिखाई, तब मजदूरों ने आखिरी उपाय के तौर पर सोशल मीडिया में अपनी आवाज उठाई। हमने देखा इस नए मीडिया ने मजदूरों की आवाज को दूसरे मजदूरों तक पहुंचाया। लेकिन आखिर इन रील्स ने उन मजदूरों के दिलों को कैसे छुआ? क्योंकि अलग अलग राज्यों, सेक्टरों और कंपनियों के हर मजदूर की मांग इनसे ही मिलती थी। 8 घंटे काम, बढ़ी हुई मजदूरी, ओवरटाइम का पैसा और काम की जगह पर सुरक्षा और सम्मान। मुख्यधारा का नैरेटिव ने तो मजदूरों पर प्रदर्शन में हुए हिंसा का दोष लगाया, लेकिन जैसे कि जाने माने अर्थशास्त्री अजीत रनाडे ने मिंट में कहा, हिंसा असल मर्ज नहीं है, ये तो बस उसका लक्षण है। असल मर्ज है कि वास्तविक मजदूरों का जड़वत बने रहना। ठेकाकरण की वो लहर जिसने करोड़ों मजदूरों को इतना बेबस कर दिया है कि वो बेहतर वेतन के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, और ऊपर से बढ़ती महंगाई जिसने इन असहनीय हालतों को बर्दाश्त के बाहर कर दिया। एलपीजी संकट के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रवासी मजदूर वैसे ही घर लौटने को मजबूर हैं जैसे हमने कोविड के समय देखा था। हालांकि इस संकट से पहले भी मजदूरों को हालात कोई बेहतर नहीं था। पहले जहां पर मजदूर स्थानीय और पक्के हुआ करते थे,
अब ज़्यादातर प्रवासी और ठेके पर हैं, और इस आंदोलन को करने वाले अधिकतर वही ठेके के प्रवासी मजदूर ही हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का डेटा बताता है कि फैक्ट्रियों में ठेका मजदूरी का हिस्सेदारी 2001 के मुकाबले 22% से बढ़कर 2022 में 40% से ऊपर हो गई है। वैसे तो ये सब साल 2000 के आसपास ही शुरू हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर नवंबर 2025 में 4 लेबर कोड लागू करके इसे कानूनी रूप दे दिया। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ठेकाकरण को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि श्रम अधिकारों के टुकड़े किए जा सकें। इससे एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार होता है जिसे रखा तो अस्थायी तौर पर जाता है, पर काम उनसे स्थायी करवाया जाता है, जिससे नौकरी की सुरक्षा पूरी तरह खत्म हो जाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को मान्यता देकर ठेकाकरण का रास्ता साफ करता है, कंपनियों पर नियमों का बोझा कम करके लचीली भर्ती की छूट देता है और हड़ताल करने के अधिकार को सीमित करता है। फैक्ट्रियों में अक्सर ये होता है कि जैसे ही अनुभव के बाद मजदूर अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग करता है, कंपनी उन्हें ठेके से निकाल देती है और बेरोजगारी की फौज से बिल्कुल नए लोगों को नौकरी पर रख देती है। इस तरह वे हर साल इंक्रीमेंट देने से बच जाती है। ये बात मजदूर संगठन कई साल से बता रहे हैं। नए लेबर कोड कानूनी रूप से एकजुट होने और हड़ताल के लिए मोल भाव करने को और भी मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि अस्पताल और रेलवे जैसी जरूरी सेवाओं के लिए हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी था। अब इसे हर तरह के मजदूर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वैधता 2 महीनों की है। या अगर हड़ताल के नोटिस देने के बाद समझौते के लिए मीटिंग शुरू हो जाती हो, तो बातचीत के दौरान की गई कोई भी हड़ताल गैर कानूनी मानी जाएगी। ऐसे नियम मजदूरों के सिर पर हमेशा तुरंत नौकरी से निकाले जाने का डर और सामाजिक सुरक्षा की कमी बनाए रखते हैं। एक तरफ मजदूरों की हालत इतनी अनिश्चित और बेबस होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वेतन कम है, खर्चे बढ़ रहे हैं और देश की संपत्ति में भारी उछाल आ रहा है। अजीत रनाडे के मुताबिक 33,000 से ज्यादा कंपनियों का मुनाफा 2019-20 और 2022-23 के बीच लगभग 4 गुना बढ़ गए। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 कहता है कि भारत की लिस्टेड कंपनियों का कुल मुनाफा 4 सालों में करीब 3 गुना बढ़ गया है। सरकार का पीरियोडिक लेबर सर्वे और भी कड़वा सच बताता है, जहां 2021-22 और 23-24 के बीच भारत की जीडीपी सालाना 6.7% की दर से बढ़ी, वहां नियमित मजदूरी की वास्तविक कमाई यानी रियल वेजेस में 0.07% की गिरावट आई। लगभग एक दशक से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मजदूरों का वेतन चस का तस खड़ा है, खासकर ठेका मजदूरी का। वहीं 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% लगाया गया है। इस संघर्ष के केंद्र में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वे ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा हैं। इन इलाकों को सस्ती जमीन के अधिग्रहण, टैक्स छूट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और मजदूरों के बजाय पूंजीपतियों के साथ देने वाले अथॉरिटीज के दम पर विकसित किया गया है। इस साल जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा हैं, जिसे भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया था और जिसका बड़ा काम 2018 के बाद से हुआ। इस कॉरिडोर के नोएडा और मानेसर जैसे इलाकों को निवेशकों के लिए एक बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पेश किया जाता है। सरकार और पूंजीपतियों की साठगांठ इस बात से साफ दिखती है कि कैसे मजदूरों के प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया। दमन की ये हरकतें नए लेबर कोड द्वारा बनाई गई उस कानूनी व्यवस्था के मुताबिक है जो कंपनियों के लिए मजदूरों को रखना निकालना तो आसान बनाती है, लेकिन मजदूरों को सामूहिक रूप से अपनी बात रखने की जगह को कम कर देती है। ये पिछले 50 सालों के ढांचागत बदलाव का नतीजा है। ट्रेड यूनियनों और जानकारों की माने तो सरकारों ने 1980 के दशक से वेलफेयर स्टेट वाली व्यवस्था छोड़नी शुरू कर दी थी, जिससे मजदूर वर्ग के अधिकार धीरे धीरे बेअसर कर दिए गए या तो पूरी तरह छीन लिए गए। भारत सरकार ने भी 1991 की नई आर्थिक नीति के साथ अपनी दिशा बदल दी और एक बंद अर्थव्यवस्था से निकलकर बाजार की ओर कदम बढ़ाए और भारत को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। ऐसे में मजदूरों की मांगे सीधी हैं: मासिक वेतन में बढ़ोतरी, ओवरटाइम का भुगतान, नौकरी की सुरक्षा और इंसानी काम करने की स्थितियाँ। हरियाणा से राजस्थान, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, पंजाब से फरीदाबाद, ये लहर अपने आप नहीं रुकेगी।